हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में। ये है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम करने वाले हैं कोडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस पार्ट के लिए मैंने एक फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पर और इसमें मैंने कुछ कंटेंट आपके लिए ऑलरेडी लिखा है जिसमें जिसमें हम इसमें मैंने लिखा है कि हम इस पार्ट में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे हम लिख सकते हैं, हेड सेक्शन में, बॉडी में और एक्सटर्नल फाइल में कैसे लिखते हैं। उसके बाद कुछ बेसिक से फंक्शंस जैसे कि अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। उसके बाद कंसोल के कुछ फंक्शन जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं। उसके बाद हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं, और उसके बाद ऑपरेटर्स एंड कंडीशंस, एंड उसके बाद लूप। देन हम मूव करेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पर। उसके बाद कुछ लूप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे स्ट्रिंग्स और उसके कुछ मेथड्स। तो ये होने वाला है इस वीडियो ट्यूटोरियल का कंटेंट, जो कि मैं आपको अपने गिटहब रिपोजिटरी पर भी शेयर कर दूंगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये सब यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। जो भी कंटेंट होने वाला वो आपको ब्रांच वाइज आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, जो हमारा फोल्डर है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर। राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड। यहाँ पर भी आपको एक फाइल दिख जाएगी। फटाफट से एक फाइल बना लेते हैं, बेसिक सी इंडेक्स डॉट HTML, और इस फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर में। तो ये एक्सप्लोर में हो गया, तो मैं राइट साइड में रख लेता हूँ और एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। इस फाइल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारा VS कोड ओपन हो गया है और ब्राउजर भी ओपन हो चुका है। इसमें हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस फाइल को ओपन कर लिया है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी इंडेक्स फाइल बनाई है। इसके अंदर मैं एक HTML का फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेता हूँ बेसिक सा। ठीक है, इसको मैं कुछ देर के लिए लेफ्ट साइड से बंद कर देता हूँ। और ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जावास्क्रिप्ट को लिखे कहाँ पर। ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट में हम सबसे पहले चलते हैं वेयर टू राइट जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेड सेक्शन के अंदर, लिख करके देखते हैं। तो जो हमारा पेज का हेड सेक्शन होता है उसमें हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के थ्रू एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं अलर्ट डाल के दिखा देता हूँ आपको क्या यहाँ पे काम करेगी हमारी जावास्क्रिप्ट। हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। यस, तो अगर हम अपनी जावास्क्रिप्ट को हेड सेक्शन में रखते हैं तो वो परफेक्टली वर्क कर जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेम जावास्क्रिप्ट को अगर मैं बॉडी में रखना चाहूँ तो कहाँ पे रखूंगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और बॉडी में यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ। दैट मीन्स ये अलर्ट फंक्शन है जो सिर्फ हमें यहाँ पे अलर्ट शो कराता है। तो अगर हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे ये अलर्ट आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे बॉडी में भी वर्क कर जा रही है। ठीक है, इसके अलावा हम जावास्क्रिप्ट को कहाँ पर रख सकते हैं। अगर हमारी जावास्क्रिप्ट 2-4 लाइनों की है तो हम उसको हेड या बॉडी सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जावास्क्रिप्ट काफी सारी लाइनों की होगी, मान लो 200-150 लाइनों की होगी, तो उसको हम यहाँ पे रखना उचित नहीं समझते। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। फटाफट से हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम से एक फाइल बनाई मैंने, जिसका एक्सटेंशन मैंने दिया JS, और इसमें मैं अपना ये जावास्क्रिप्ट का जितना भी कोड है इसको मैं उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, इसमें हमें स्क्रिप्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। अब इस फाइल को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, तो पहले हम इंक्लूड करके देखते हैं हेड सेक्शन के अंदर। जैसे हमने स्क्रिप्ट टैग को लगाया था ऐसे ही हमें स्क्रिप्ट टैग को ही लगाना है, लेकिन इस बार हमें src एट्रीब्यूट देना है। src मीन्स यहाँ पे सोर्स बताना है जिस फाइल को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो क्योंकि हमारी ये फाइल सेम डायरेक्टरी के अंदर है, सेम फोल्डर के अंदर है, यानी कि तो इसका सिंपल हम नाम दे देंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस। अब हम इसको चलाकर देखते हैं, अगर हमारे वर्क कर गया दैट मीन्स कि हमारी फाइल इंक्लूड हो चुकी है। ठीक है, और सेम कोड को हम उठा करके अगर बॉडी टैग के अंदर रख देते हैं, तब रिफ्रेश करते हैं, और दैट मीन्स कि हमारी अगर ये कोड चल रहा है तो हमारी जावास्क्रिप्ट यहाँ पे भी इंक्लूड हो चुकी है। अब बात आती है कि हमें कौन सा किस जगह पे यूज करना चाहिए। तो हमें अवॉइड करना चाहिए हमेशा कि हेड में ना रखें,
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट का जो कुछ कोड ऐसा फंस जाता है जो हमेशा काफी देर के लिए चलता रहता है, उसके बाद जो मान लीजिए यहाँ पे हमारा कुछ भी हेडिंग हेडिंग है या कोई भी पैराग्राफ है, ठीक है, जो भी कंट्रोल, जो भी हमारा बॉडी के अंदर जो भी टेक्स्ट वगैरह होगा वो काफी देर बाद लोड होगा अगर हमारी स्क्रिप्ट फंस जाती है, मीन्स लोडिंग होने में टाइम लेती है। तो स्क्रिप्ट को हमेशा लास्ट में या तो इंक्लूड करें या फिर लिखें बॉडी के, ठीक है। और अगर हम इंक्लूड भी एक्सटर्नल फाइल भी बना रहे हैं तो भी उस फाइल को हम लास्ट में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है जी। अभी हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा कंटेंट भी आ गया और हमारी स्क्रिप्ट भी चल गई, ठीक है। तो याद रखिए हमेशा स्क्रिप्ट को बॉडी के लास्ट में ही इंक्लूड करें। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने अपनी फाइल को यहाँ पर, मैं एक्सटर्नल में ना रख करके अपने बॉडी के अंदर ही रखता हूँ कुछ टाइम के लिए, जब तक हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। ओके, वेयर इज द डिलीट ऑप्शन, या, और हम इंडेक्स में ही अपना सारा स्क्रिप्ट वगैरह सीखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको 3 फंक्शंस बताता हूँ, तो मैं रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 3 फंक्शन बता देता हूँ मजेदार। सबसे पहला है अलर्ट। इसमें हम कुछ भी टेक्स्ट स्ट्रिंग लिख करके जब भी हम अलर्ट को चलाते हैं तो यहाँ पे हमें एक अलर्ट बॉक्स देखने को मिलता है, जिसका काम सिर्फ कुछ डिस्प्ले कराना होता है, और यहाँ पे एक ओके बटन है, जैसे ही इसको दबाएंगे तो भाग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट क्या काम करता है? प्रॉम्प्ट हमसे कुछ अगर हमें यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे कि एंटर योर एज, ठीक है। और जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पे हमें एक फिर से डायलॉग बॉक्स टाइप का दिखेगा, लेकिन इस बार यहाँ पे जो हमने यहाँ पे लिखा था एंटर योर एज, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी स्ट्रिंग या कुछ भी नंबर या कुछ भी डेटा डाल सकते हैं और ओके कर सकते हैं। अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हट जाएगा, और ओके करेंगे तो ये जो डेटा है इसको हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। अब इसको गेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, console डॉट लॉग। यहाँ पे हम console डॉट लॉग कर देते हैं। अब क्या होगा कि जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे हमारा डायलॉग बॉक्स आया, इसके बाद मैंने यहाँ पे 20 डाला, ओके किया। अब ये जो भी हमें रिटर्न मिला है वो हमें कंसोल के लॉग में मिलेगा, ठीक है। कंसोल खोलने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट में जाने के बाद सबसे पहले एलिमेंट टैब को खोलता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, कंसोल पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 यहाँ पे आ गया। इसको एक बार और चला लेते हैं, और यहाँ पे मैं इस बार 28 डाल के देखता हूँ। ओके, ओके जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ पे हमारा रिटर्न में यहाँ पे कंसोल में दिख गया, ठीक है जी। तो प्रॉम्प्ट का काम है, इसको हम किसी वेरिएबल में लेकर के भी प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा कंफर्म, ठीक है। कंफर्म क्या काम करता है, जैसे हमें यूजर से कंफर्म कराना हो कुछ चीज के लिए, सपोज यहाँ पे आर यू श्योर, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, दिस इज आर यू श्योर। तो यहाँ पे दो ही फंक्शन, दो बटन होंगे, ओके एंड कैंसिल का। अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रू आ जाएगा, और कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। इसको भी कंसोल में करके देखते हैं। पहले मैं ओके कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के बारे में बताऊंगा अभी नेक्स्ट क्या काम करता है। तो अभी हमने रिफ्रेश किया, आर यू श्योर, ओके। जैसे ही मैंने ओके किया दैट मीन्स कि यस, मैंने यस के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। और अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो कई बार आपने साइट्स में देखा होगा कि जब भी आप कुछ चीज डिलीट करते हो तो यहाँ पे आपको पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस फाइल और समथिंग। तो अगर आप यस दबाते हो तो अगले जो भी आपका लॉजिक के लिए यस पहुंच जाएगा, वरना आप कैंसिल दबाएंगे तो नो पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने अभी एक प्रॉम्प्ट फंक्शन देखा था, इसको मैं एक चीज और बताना भूल गया। यहाँ पे हम इसके साथ एक प्लेस होल्डर भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक ही आर्गुमेंट पास करता हूँ, एंटर योर एज,
तो यहाँ पे तो लिखा जाएगा, बट अगर हम यहाँ पे भी कुछ लिखना चाहें एज अ प्लेस होल्डर तो उसके लिए भी हम यहाँ पे स्ट्रिंग डाल सकते हैं। टाइप हियर, ठीक है। तो फर्स्ट हमें ऊपर दिखेगा और ये हमें एज अ प्लेस होल्डर दिखेगा। रिफ्रेश करता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट हमें ऑलरेडी प्रीफिल्ड मिल गया, तो इसको हटा करके हम अपना कोई भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फंक्शंस जो कि जनरली काम आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कंसोल के कुछ फंक्शन, कंसोल फंक्शंस। तो सबसे पहले इसमें कंसोल डॉट लॉग। कंसोल एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर काफी सारे हमें फंक्शंस मिल जाते हैं। कंसोल के अंदर हम क्या करते हैं, जनरली पास करते हैं कोई भी स्ट्रिंग, और ये डीबगिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है। तो जैसे हमने कंसोल डॉट लॉग किया, लॉग का मीन्स जो भी हमें कुछ प्रिंट कराना हो लॉग कंसोल के अंदर, तो हम कंसोल डॉट लॉग फंक्शन का यूज करते हैं और इसके अंदर हम कुछ भी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। कोई नंबर पास करना चाहो वो भी हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। नंबर या हो या स्ट्रिंग हो, तो इसीलिए हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। हेलो इज लॉग, सॉरी। तो इजीली कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कंसोल के कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट एरर। एरर फंक्शन के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो एज अ एरर प्रिंट होता है, जैसे कि दिस इज एरर, इसको एज इट इज प्रिंट कर लेते हैं। तो जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो पहली जो लाइन है वो सिंपल लॉग है, दूसरी जो आ रही है वो एरर से आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी ये प्रोवाइड करा है। नेक्स्ट है हमारा कंसोल डॉट वॉर्न। वॉर्न क्या काम करता है, वॉर्न भी एरर की तरह ही है, बट ये थोड़ा वार्निंग वार्निंग है एक, दिस इज वार्निंग, ठीक है। तो फर्स्ट है लॉग, दूसरा है एरर, तीसरा है वार्निंग, ठीक है। अगर हमें तो डिफरेंट टाइप से हम कंसोल में लॉग करा सकते हैं। और एक है कंसोल डॉट इन, ये सिंपल इन्फो, कोई इन्फो प्रोवाइड कराना चाहते हो आप, इन्फो मैसेज, तो इसके लिए हमारे पास इन्फो है, ठीक है जी। तो आपके पास लॉग हो गया, एरर हो गया, वार्न हो गया और इन्फो हो गया। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हम इन तीन का यूज नहीं करते हैं, सिंपल लॉग का ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। इनका स्पेशल केस में हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद हम मूव करते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या चीज होती है, तो वेरिएबल्स एक ऐसा कोई भी तो चलिए वेरिएबल्स को समझते हैं। वेरिएबल्स एक ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हम कौन कौन से कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, हम var का यूज कर सकते हैं, हम let का यूज कर सकते हैं, हम const का यूज कर सकते हैं। तो const और let हमारे बाद में है। सबसे पहले हमारा जो इनिशियल लेवल से जो जावास्क्रिप्ट में चल रहा है वो var है। तो var के लिए जैसे कि हमने a वेरिएबल लिया a और इसमें हमने ले लिया 10, और इसके बाद हमने वेरिएबल लिया b, उसमें हमने लिया 20, और वेरिएबल c इक्वल्स टू a प्लस b। इसको हम कंसोल डॉट लॉग कराते हैं तो यहाँ पे हमारा आएगा c, जो भी रिजल्ट है हमारा वो यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कोई भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वैल्यूज को हम यहाँ पे होल्ड करा सकते हैं। और अब इसके स्कोप की बात करते हैं। खैर, वेरिएबल में हम दो चीज करते हैं, एक तो हम डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। तो डिक्लेरेशन पार्ट क्या होता है, जैसे भी हम वेरिएबल ए लिखा तो इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन, हमने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, डिक्लेरेशन। हम यहाँ पे एक वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद हम ए में क्या वैल्यू डाल रहे हैं 20, तो इसको बोलते हैं हम डेफिनेशन। यहाँ पे हम वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, ए को डिफाइन कर रहे हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए।
उसके बाद console डॉट लॉग अगर हम a की वैल्यू को देखें तो यहाँ पे हमें 20 मिलेगा। और वेरिएबल का असली मतलब यही होता है कि अगर हम a को कुछ और वैल्यू देना चाहें, 20 की जगह अब हमने 30 दी थी, तो पहले हमने उसको 20 दी, उसके बाद हमने 30 दी, तो a की वैल्यू क्या होगी? 30, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज कर दी। ठीक है, सेम चीज अगर हम लेट के साथ भी करना चाहें तो यहाँ पे हम लेट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वेर और लेट सिमिलर हैं बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा हम कॉन्स्ट अगर यूज करते हैं, जैसे लेट, वेर और लेट को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट का भी देख लेते हैं। तो वेर ए इक्वल्स 10, 20 और ए को हम क्या कर सकते हैं? 30 कर सकते हैं। दिस इज टोटली वैलिड। सेम हम लेट बी इक्वल्स 30, बी इक्वल्स 40, बी को भी कंसोल करा देते हैं। सो फर्स्ट ए की वैल्यू हमें प्रिंट हो गई 30 और बी की वैल्यू 40। तो हमने पहले ए की वैल्यू 20 कराई, इसको हम 30 कर सकते हैं। बी की वैल्यू हमने 30 कराई, लेट में भी हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स वेर और लेट की वैल्यू इसको हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्स्ट अगर हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी वैल्यू हम नहीं चाहते कि कभी भी चेंज हो, तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिया पाई और 3.141 की कुछ वैल्यू होती है, और इसको अगर हम चेंज करना चाहें, अब पाई की वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहें 3.153 ऐसे कुछ करना चाहें, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एरर। क्या कह रही है? तो जो भी हमें एरर मिलता है, अभी हमने कंसोल डॉट लॉग एरर, कंसोल डॉट एरर देखा था, तो इसी टाइप से ये भी प्रिंट हुआ है। तो ये कंसोल के थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपने आप हुआ है, हमने नहीं कराया, तो आया लेकिन इसी टाइप फॉर्मेट में। तो अनकोड टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, क्या कह रहा है कि हम इसको असाइनमेंट, किसी कांस्टेंट वेरिएबल को हम दोबारा वैल्यू असाइन कर रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम एक ही बार वैल्यू कर सकते हैं, और इसको वैल्यू भी हम तभी देंगे जब हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम पहले डिक्लेयर कर दें और फिर बाद में उसको 3.141 बाद में वैल्यू दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, क्या कह रहा है कि जब हम इसको इनिशियलाइज डिक्लेयर करते टाइम ही हमें इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम, ये मिसिंग है, तो मिसिंग पार्ट को वापस से रख देते हैं। नाउ इट विल वर्क। ओके, इसको भी हम कंसोल में प्रिंट करा के देते हैं, पाई। वैसे पाई को मैंने कैपिटल लेटर में इसलिए लिया क्योंकि जितने भी हम कांस्टेंट रखते हैं उनको हम कैपिटल्स में ही रखते हैं जनरली। हम स्मॉल में भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पाई से कैपिटल में लिखते ही हमें पता चल जाएगा कि वो कांस्टेंट है। डेवलपर्स के लिए ये इजी रहता है। ठीक है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी है, कोडिंग प्रैक्टिस। और अब इसके बाद देखते हैं कि लेट, वेर और लेट का दोनों का सेम काम है, तो इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा। तो इनमें डिफरेंस है स्कोप। अब स्कोप क्या चीज होती है? तो let and where can be assigned value. Second thing is const cannot be changed. Constant की कोई वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि वेरिएबल का क्या स्कोप है और लेट का क्या स्कोप है। तो वेरिएबल जो हमारा होता है, ये होता है हमारा ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप, और जो हमारा लेट होता है वो होता है हमारा ब्लॉक स्कोप। ठीक है जी, अब इसको समझते हैं। इफ और एल्स के एग्जांपल्स हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, इस पूरे को ही मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको एक आगे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक इफ कंडीशन ले लेता हूँ। इफ कंडीशन आगे भी मैं बताऊंगा, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है। तो इफ के अंदर अगर हम यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करते हैं, console डॉट लॉग हेलो, तो इफ के अंदर जो भी हम कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो तभी चलते हैं जब यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमें सिर्फ समझना है कॉन्सेप्ट, जैसे कि वेर अगर हमने यहाँ पे लिखा वेर एक्स इक्वल्स 10 या 20, और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं
तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। और इसकी वैल्यू को अगर हम बाहर भी प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पे मुझे 20 टू टाइम्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू को रीडिफाइन कर दें अगर 30, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर बाहर भी हमें क्या मिला, x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिली 20, और पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर x की वैल्यू क्या हो गई 30, उसके बाद हमने x की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ पे रीडिफाइन करते हैं लेट से। तो अब इसके पास क्या हुआ, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स बना दिए एक तरीके से, जैसे कि x की वैल्यू बाहर जो है वो है x की वैल्यू 20, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 30। तो यहाँ पे जो प्रिंट हो रही है वो हो रही है 30, यानी ये वाली जो इसके अंदर है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो हो रही है यहाँ पे 20। अब मैं कुछ देर के लिए इसको बंद कर देता हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, ठीक है। सो वैर ही रखना पड़ेगा इसको, सॉरी, यहाँ पे दोनों टाइम यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, x यहाँ पे भी 30 मिल रहा है और यहाँ पे भी 30। दैट मीन्स कि इसको मैं अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ और बाहर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ इजीली, ठीक है। तो ये क्या है, ग्लोबल स्कोप है। और इसी की जगह अगर मैं लेट कर देता हूँ, लेट, तो यहाँ पर मुझे एक एरर मिलेगा। तो ये अंदर वाला कंसोल तो प्रिंट कर देगा एक्स की वैल्यू, लेकिन बाहर एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है कि जो वैर है वो हमारा ग्लोबल स्कोप है, और लेट जो है वो ब्लॉक स्कोप है। मीन्स जितना उसका ब्लॉक होगा उतने में ही उसको एक्सेस किया जा सकता है। तो चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं ऑपरेटर्स की तरफ। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोग बाद में इसको, इस पूरे कोड को मैं अनकमेंट कर दूंगा जब मैं इसको गिट पे पुश करूंगा। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? ऑपरेटर्स हमारा सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड, ठीक है जी। तो दो वेरिएबल बनाते हैं, वेर a इक्वल्स 10, वेर b इक्वल्स 20, और कंसोल डॉट लॉग क्या करते हैं, a प्लस b, तो हमें इनका सब मिल जाएगा, सिंपल, ठीक है जी। और ऐसे ही अगर हम माइनस कर देंगे तो इसको हम 100 ले लेते हैं, 30 ले लेते हैं ताकि डिफरेंस दिखे, ठीक है जी। तो 30 माइनस 20 इक्वल्स 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 600 मिल जाएगा, 30 इंटू 20 600। और अगर हम डिवाइड कर दें 30 डिवाइड बाई 20 तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1.5। और अगर हम मोड कर दें, यहाँ पे परसेंटेज का साइन को मोड भी बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा रिमाइंडर, ठीक है जी। ओके, तो ये हो गया हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसके अलावा हमारा होता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर को जो हमारा इक्वल होता है, इक्वल का साइन, वही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, किसी लेफ्ट वाली वैल्यू को राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाले वेरिएबल में असाइन करने के लिए काम आता है। जैसे कि लेफ्ट वेरिएबल a इक्वल्स 100, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल, ये क्या कर रहा है, 100 को a को असाइन कर रहा है, सिंपल, बस इसका इतना काम। और एक होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स में जैसे अगर हमारा आ गया, सॉरी, और इसके बाद हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, तो जैसे कि हम कंसोल डॉट लॉग, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमारा आता है प्लस प्लस। अगर हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को हमें क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम इसको एक से बढ़ाना चाहते हैं, तो a इक्वल्स a प्लस 1 ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें,
ए की वैल्यू को, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ करके 100 में हमने 1 डाला और उसको वापस से ए में असाइन कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ए में क्या वैल्यू आएगी, 101। ठीक है, इसी को करने का एक सिंपल तरीका भी है कि हम यहाँ पे ए को प्लस प्लस कर दें। ठीक है जी, अब यहाँ पे ए की वैल्यू ए प्लस प्लस हो गई, लेकिन यहाँ पे हम इसको यहाँ पे 100 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है 100? यहाँ पे हम कोई वेरिएबल बी ले लेते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट हुई और वो बी में चली गई, और फिर हमारी ए की वैल्यू यहाँ पे हम प्रिंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, तो इसी तरह ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, जब हम किसी वेरिएबल के बाद में हम वैल्यू लगाते हैं। ठीक है, इसी को हम डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे हमारा 100 ही प्रिंट होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बाद में इंक्रीमेंट हुई। ठीक है, इसी को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूँ तो यहाँ पे हमें 101 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पहले वैल्यू प्रिंट हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट हुई, और यहाँ पे उसकी वैल्यू इंक्रीमेंटेड हमें यहाँ पे मिल रही है। इसी की जगह अगर हम पहले प्लस प्लस लगा दें, ठीक है, तो पहले वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो रही है उसकी वैल्यू। ठीक है, सेम यहाँ पे तो इंक्रीमेंटेड मिल ही रही है। ऐसे ही हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होता है, तो इसको मैं यहाँ पे देता हूँ कट करके। हमारा हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सेम हमारा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसी को और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस, तो सेम अगर मैं यहाँ पे माइनस माइनस करता हूँ तो पहले यहाँ पे डिक्रीमेंट होगी वैल्यू, पहले यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीमेंट हो जाएगी, और जब उसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमें 99 मिलेगा। पहले 100 वैल्यू है, उसके बाद हमारी डिक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे 99 होगी। सेम चीज ये हो गई पोस्ट डिक्रीमेंट, यानी कि बाद में डिक्रीमेंट कर रहा है, और अगर हम इसको पहले लगा दें तो यहाँ पे पहले डिक्रीमेंट हो जाएगी और उसके बाद प्रिंट होगी वैल्यू। ठीक है जी, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल है। उसके बाद चलते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। डेटा टाइप्स क्या क्या होता है हमारे, कितने टाइप के डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप्स, तो गाइस डेटा टाइप देखते हैं हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि डेटा टाइप्स हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक हो गया नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके हो गए स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल एंड या, so these are the primitive data types, and non-primitive data types हो गए like आपका object and array। so उनको हम बाद में पढ़ने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। तो फिलहाल हम देखते हैं डेटा टाइप्स स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन एंड अनडिफाइंड, ये हम कैसे यूज करते हैं और इनको कैसे कहाँ कहाँ होते क्या है। सो डेटा टाइप्स, जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ए, अब इसका टाइप क्या है ये कौन बताएगा हमें, तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और दोबारा से बना देते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल। तो वेरिएबल्स को हम वैर हम ओल्ड टाइम में तो यूज करते थे जब से जावास्क्रिप्ट आई, लेकिन अब हम क्योंकि ये 6 में हमारा लेट और कॉन्स्ट भी आ गया था, तो इसके लिए हम लेट ही यूज करेंगे, वैर हम यूज नहीं करेंगे। तो अब आदत आप भी डाल लीजिएगा, लेट ही यूज करें ज्यादा से ज्यादा। तो लेट नेम इक्वल्स, अगर हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग देना चाहें, तो जैसे मेरा नाम गगन मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो इसका डेटा टाइप अब हो चुका है स्ट्रिंग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, तो इसको हमें टाइप बताना नहीं पड़ता है कि ये हम इसमें किस टाइप की वैल्यू रखने वाले हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप पता चल जाता है इसको कि कौन सी टाइप की वैल्यू ये है। तो हमने अगर इसको स्ट्रिंग दिया तो ये पता चल जाएगा इसको स्ट्रिंग है। अगर हम देखना चाहें कि हम इसमें किस टाइप की वैल्यू हमने दी है और इसका हम एक्चुअल में टाइप देखना चाहें, तो हम यहाँ पे console.log में एक ऑपरेटर होता है टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ में उसके बाद मैं पूछना चाहूँ कि भाई टाइप बता दो मुझे, किसका नेम का क्या टाइप है, तो यहाँ पे हमें इसका नेम का ये टाइप बता देगा। तो इसने बताया यहाँ पे इसका टाइप है स्ट्रिंग। सेम अगर मैं लेट यहाँ पे
कोई एज अगर हमने यहाँ पे दिया 28 और यहाँ पे एज को मैंने दिया, तो एज का मुझे टाइप बता देगा यहाँ पे क्या है, नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप, ये हो गया हमारा नंबर। अच्छा, नंबर में अगर मैं कोई पॉइंट में भी दूं वैल्यू तो भी ये नंबर ही बताएगा, और मैं माइनस में दूं वैल्यू या प्लस में दूं तो भी ये नंबर ही बताएगा। तो इसमें जावा सी सी प्लस प्लस की तरह फ्लोट और डेसिमल पॉइंट वाला कुछ वो नहीं होता है कि लॉन्ग फ्लोट या ठीक है, तो इसमें सिंपल जो भी है नंबर ही होता है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो या पॉइंट्स में हो। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं लेट, एक वेरिएबल बनाते हैं इस प्राइम, इस प्रोग्राम इस कुछ भी ले लेते हैं, ट्रू, किसी नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो इवन है। तो इस इवन, इसमें हमने ट्रू वैल्यू दी है, इसका हम टाइप चेक करते हैं क्या आएगा यहाँ पे, बूलियन। तो हम ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यू दे सकते हैं। बूलियन अगर हमें किसी भी वेरिएबल में वैल्यू देनी तो ट्रू और फॉल्स, अगर हम देते तो उसका जो टाइप आता है वो आता है बूलियन। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा लेट नो वैल्यू। अगर हम किसी को कोई वैल्यू, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते हैं इनिशियली, तो हम उसमें नल प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो नो वैल्यू को हम जब उसका टाइप देखते हैं तो इसका टाइप आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका टाइप ऑब्जेक्ट क्यों आता है, ये एक बहुत बड़ा, शुरू से ही जब से जावास्क्रिप्ट बनी है तो इसमें अगर मैं चेक करा सकता हूँ आपको, गूगल करते हैं वाई वैल्यू ऑफ नल इन जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे हमें बता रहा है द वैल्यू ऑफ नल रिप्रेजेंट द इंटेंशनल absence of any object value. It is one of the JavaScript primitive value and is treated as false for Boolean operations. ठीक है जी, तो ये JavaScript में पहले से ही है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम कोई एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, और यहाँ पे अनअसाइन, इसमें हम कोई वैल्यू नहीं पास करते हैं। ठीक है, तो इसका हम टाइप देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज तो कर दिया, इनिशियलाइज हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की कि उसके अंदर क्या वैल्यू आई। जब हम किसी वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन नहीं करते हैं तो उसका जो टाइप आता है वो हमें हमें मिल जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो कभी भी आप इसको हम अनडिफाइंड दे भी सकते हैं, अनडिफाइंड दे भी सकते हैं अपने खुद से। ठीक है, कोई वेरिएबल है और उसको हम वैल्यू अनडिफाइंड भी दे सकते हैं, बट कभी भी ऐसे नहीं देना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइंड ही रहेगा अगर हम उसको कोई वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप खुद से दो तो उसको नल दे दो ताकि आप उसको बाद में चेंज कर सको। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और इसके बाद हमारा आता है, अच्छा अब इसमें क्या है कि हम कोई भी टाइप देता है तो कोई भी नया डेवलपर अगर आता है आपके प्रोग्राम को चेंज करता है तो कुछ भी वैल्यूज में डाल सकता है, लेकिन हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं कि हमारा जो नेम है, मान लीजिए यहाँ पे नेम, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसमें यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए बूलियन। यहाँ पे ये है हमारा ऑब्जेक्ट टाइप, और ये हमारा हो जाएगा अनअसाइन, अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको मैं देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग ही आए, तो यहाँ पे हम कॉलन लगा के स्ट्रिंग लिख सकते हैं। ठीक है जी, और ये जो हमारा ये टाइप स्क्रिप्ट का पार्ट है, टाइप स्क्रिप्ट, तो टाइप स्क्रिप्ट इज अ सुपर स्क्रिप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को का ही एडवांस वर्जन है टाइप स्क्रिप्ट, जिसमें हम वैल्यू को उसका टाइप पहले से बता सकते हैं कि उसका क्या टाइप होने वाला है। उसके अलावा हम उसमें कोई भी वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते दूसरे टाइप की। तो ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे टाइप स्क्रिप्ट जब हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है
कर मैं कमेंट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में हमारा आता है इफ एल्स एंड स्विच। चलिए इनको देखते हैं। स्ट्रक्चर्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले हम देखते हैं इफ को हम कैसे यूज करते हैं। तो अभी शुरू में भी मैंने बताया आपको, इफ के अंदर हमें कोई भी एक ट्रू कंडीशन पास करनी होती है। तो ट्रू कंडीशन में आपका यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि ट्रू अगर मैंने यहाँ पे लिखा और इसके बाद मैंने यहाँ पे console डॉट लॉग किया हेलो, तो इफ को यहाँ पे कंडीशंस में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रू, इसको चलाने के लिए। तो अगर यहाँ पे उसको ट्रू मिलता है तो ये आगे की कंडीशंस चला जाता है। इसके अंदर हमारी कितनी भी कंडीशंस हो सकती है, कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती है। अगर हमारी इफ के बाद एक ही स्टेटमेंट है तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर 2, 3, 4 इतनी ज्यादा, अगर एक से ज्यादा है तो यहाँ पे हम उसको क्या कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में रख सकते हैं। अभी तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी। तो इफ के बाद ये तो इफ से चला, लेकिन इसके बाद ये सब बिना इफ के चले। मीन्स अगर मैं इनको बाद में भी रखता हूँ तो इफ का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारी कंडीशन सभी, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो सिर्फ ये दोनों चली, ठीक है, ये वाली नहीं चली। इफ स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो अगर हमारी कंडीशन इफ है, मीन्स एक ही कंडीशन है, एक ही स्टेटमेंट है, तो हम उसको इफ कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि ये तीनों ही ना चले। जब हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स हो तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा, ठीक है। तो अब ये तीनों ही नहीं चलेंगी जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये तीनों चलेंगी, ठीक है जी। तो इफ तो हो गया हमारा। अब चलते हैं इफ एल्स की तरफ। एल्स इफ एल्स, तो इफ को ही हम उठा लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा इफ पार्ट ट्रू है यहाँ पे इफ स्टेटमेंट चल जाएगी। लेकिन क्या हो अगर हम इसको फॉल्स कर दें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। क्या हो अगर मैं इसको फॉल्स कर दूं, तो ये नहीं चलेगा। तो हम चाहते हैं कि जब ये हमारा इफ की कंडीशन फॉल्स हो तब भी हमारा कुछ ना कुछ चले। तो यहाँ पे हम एल्स पार्ट डाल सकते हैं। इसको मैं उठा करके कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे एल्स पार्ट, ठीक है। तो एल्स स्टेटमेंट चल जाएगी। तो हमारा इफ में अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी और तो इफ पार्ट चल जाएगा, वरना हमारा एल्स पार्ट चल जाएगा। तो इफ एल्स। अब यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं हम कैसे बना रहे हैं, जैसे कि हमने ए वेरिएबल लिया, लेट ए इक्वल्स 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं इफ ए इज लेस देन 30। क्या ए 30 से छोटा है? यस, 20 है। तो यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन चल जाएगी, इफ स्टेटमेंट। और अगर ये हम दिखा देते हैं यहाँ पे 10, क्या ए 10 से छोटा है? नहीं, तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगी, हमारी एल्स कंडीशन चल जाएगी, ठीक है जी। ऐसे ही हम अगर चेक करना चाहें किसी नंबर को, तो हम काफी सारे इफ एल्स लगा सकते हैं। तो इफ एल्स, इसको बोलते हैं इफ एल्स लेटर। जैसे कि हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं लेट ग्रेड इक्वल्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया सी, ठीक है। और मैं चेक करना चाहता हूँ इफ ग्रेड इक्वल ए, कि अगर ग्रेड ए आया तो उसको हम कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे करा देते हैं ए ग्रेड। नहीं तो इफ हम दोबारा एल्स इफ हम फिर से चेक करा रहे हैं इफ
ग्रेड इज बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंसोल में लॉग करा देते हैं बी ग्रेड। और अगर इफ एल्स इफ यहाँ पे ग्रेड हमारा आया सी, तो हम यहाँ पे करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग सी ग्रेड एल्स। और इसके अलावा अगर कुछ आया तो यहाँ पे हम करा देते हैं फिर फिर। ठीक है, बस इतना करा देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल कर देते हैं फिलहाल। इसमें यहाँ पे हमारा है बी ग्रेड इफ ग्रेड इक्वल इक्वल लगाना हम भूल गए तीनों में ही। ठीक, अब हम चलाते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारा आ गया सी ग्रेड। तो यहाँ पे पहले इफ कंडीशन चेक किया, क्या ग्रेड ए के इक्वल है? यस, अगर ये ए के इक्वल होता तो हमारा यहाँ पे चढ़ जाता, एल्स पार्ट में नहीं जाता, लेकिन ये एल्स पार्ट में गया। और उसके बाद फिर से इफ को चेक किया, क्या ग्रेड हमारा बी है? हाँ बी है, तो नहीं, बी भी नहीं है। उसके बाद फिर से एल्स में गया, फिर इफ चेक किया, क्या है ग्रेड हमारा सी के इक्वल है? हाँ सी के इक्वल है, तो उसने सी कर दिया। उसके बाद ये एल्स में नहीं गया। अगर हमारा ग्रेड कुछ और हो, जेड हो, तो ये हमारा ए को भी फेल कर गया, बी को भी फेल कर गया, सी को फेल कर गया, तो हमारा एल्स पार्ट में चला जाएगा ये वाली कंडीशन। तो यहाँ पे आ गया हमारा फेल। ठीक है, सेम चीज को हम स्विच से भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें इफ एल्स इफ इसको बोलते हैं एल्स इफ लेटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स इफ लेटर। लेटर की स्पेलिंग देख लेना आप लोग। उसके बाद है हमारा स्विच। स्विच स्विच क्या काम करता है? जैसा हमारा एल्स इफ लेटर है, सेम यही काम हमारा स्विच का भी है, बट थोड़ा सा और इजी कर देता है स्विचेस को। जैसे हमने यहाँ पे लेट ग्रेड इक्वल्स जेड किया, इसको कमेंट कर देता हूँ पूरा, और यहाँ पे हम स्विच लेते हैं स्विच, तो यहाँ पे हम ग्रेड पास कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, केसेस बने, केस ए, क्या कॉलन, उसके बाद कंसोल कंसोल डॉट लॉग ए ग्रेड। ऊपर से ही मैं कॉपी कर लेता हूँ सबको। ये हो गया हमारा, ऐसे ही हमारा होगा बी ग्रेड, ऐसे हमारा सी ग्रेड, और एक हो गया हमारा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में हमारा आ जाएगा फेल। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, पहले सी कर लेते हैं, ए बी और सी। ठीक है, चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ए ग्रेड और फेल्ड। ठीक है जी, तो ए ग्रेड आया, उसके बाद हमारा बी सी और सीधा डिफॉल्ट में आया फेल्ड। ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ग्रेड होता है ये यहाँ पे आया, उसके बाद ये हर केस से मैच हुआ। तो जो भी केस मैच हो जाता है यहाँ पे, सॉरी पहले मैंने यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ए बी एंड सी। अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं, तो यहाँ पे हमारा है सी ग्रेड और उसके बाद आया यहाँ पे फेल्ड। तो होता ये है कि जब हमारा कोई कंडीशन मैच हो जाती है, अगर मैं इसको फिर से कर देता हूँ, यहाँ पे बी कर देता हूँ चलो, तो यहाँ पे आया बी सी फिर तीनों कंडीशन, ये भी एग्जीक्यूट हुई, ये भी एग्जीक्यूट हो रही, ये भी एग्जीक्यूट हुई। ऐसा क्यों हुआ? तो इसमें स्विच में होता ही है कि जहां से हमारी कंडीशन मैच होनी स्टार्ट हो जाती है, तो पहले ये ए के पास आया, ए में क्या इसने चेक किया कि यार ग्रेड के अंदर ए है? नहीं, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। केस बी में चेक किया, क्या आया, ए ग्रेड के अंदर बी है? हाँ बी है, तो इसने बी को एग्जीक्यूट किया, फिर सी को एग्जीक्यूट किया, फिर डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट किया। तो जहां से इसको मैचिंग मिल जाती है, उसके बाद की सारी स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें यहाँ पे हर केस के बाद एक कीवर्ड लगाना पड़ता है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है जी, और इसके बाद हम यहाँ पे ब्रेक ब्रेक लगा देंगे। अब हम चेक करते हैं, तो जब हम इस बार हमारा क्या हुआ,
जैसे ही हमारा केस बी मिला, इसने इसको एग्जीक्यूट किया और उसके यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हमारी एक एक ही स्टेटमेंट थी तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमारी दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो हम यहाँ पे गुड ग्रेट यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं ए कर देता हूँ, रिफ्रेश, ए ग्रेड गुड ग्रेड, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे चल, ठीक है। एक कंडीशन के लिए भी आप, एक स्टेटमेंट के लिए भी आप कर्ली ब्रैकेट लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ब्रेक को भी अंदर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रेक हमारा जहाँ पे भी ब्रेक मिलता है उसके बाद सीधा बाहर निकाल देता है स्टेटमेंट, इस जो भी हमारा फ्लो होता है, ठीक है। तो वर्क कर, तो आई होप कि आपको ब्रेक भी समझ में आ गया होगा। इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर देता हूँ, ओके। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हो गए, उसके बाद हम देखते हैं लूप्स। लूप्स हमारे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाइल लूप, उसके बाद डू व्हाइल लूप और उसके बाद फॉर लूप। चलिए सबसे पहले सीखते हैं व्हाइल लूप। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ लूप्स। लूप्स में हम सबसे पहले सीखने वाला है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का काम क्या है, अगर हमें आपको मैं कहूँ कि आपको प्रिंट करनी है कंसोल 1 से लेकर 10 तक कोई काउंटिंग्स कंसोल डॉट लॉग, तो आप अभी तक क्या करते 1, ठीक है, और इसी को आप क्या करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। तो ऐसे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 6 7 8 9 10, चलो। तो ये तो हमारे कंसोल में 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको 1000 तक बोल दूं तो आपको 1000 टाइम ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, विच इज नॉट गुड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक ही स्टेटमेंट लिखें। क्या ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि जिसको हम एक ही स्टेटमेंट लिखें और इसी को हम 10 बार लिख दें? यस है, तो वही ये हमारे लूप्स काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाइल लूप का क्या काम है। तो लूप्स के अंदर 3 चीजें होती हैं बेसिकली, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंटेशन, ठीक है जी। तो इनिशियलाइजेशन करता है, पहले हमको एक वेरिएबल लेता है लेट आई इक्वल्स 0, 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 से स्टार्ट कर देते हैं, चलो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद हम लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन कहाँ लगाएंगे हम, फाइल के अंदर, इफ आई इज लेस देन 10, ये हमारा जब तक वाइल, जब तक हमारा आई छोटा है 10 से, तब तक हम क्या करते रहेंगे, इस लूप को चलाते रहेंगे। उसके बाद जो हमारा इंक्रीमेंटेशन होगा वो कहाँ होगा, हमारे लूप के अंदर ही होगा, यहाँ पर। तो आई प्लस प्लस, अभी हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर सीखा, ठीक है। तो आई को हम क्या कर देते हैं, वैसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, आई इज प्लस टू आई प्लस 1, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, या फिर हम आई प्लस प्लस ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसी को लेकर के चलते फिर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं सिंपल प्रिंट कर देता हूँ हेलो, हेलो प्रिंट कर देता है, तो हमारा हेलो 10 बार आ जाएगा, ठीक है जी। रिफ्रेश करते हैं तो हमारा यहाँ पे हेलो आया, कितनी बार आया, 9 टाइम, ठीक है। ये हर बार नहीं दिखाता है, यहाँ पे ऐसे करके दिखा देता है कि ये कितनी बार एग्जीक्यूट हुई। तो इसकी जगह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई ही दे देते हैं, तभी हमारा अलग लाइन में दिखाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आई यहाँ पे 9 तक आया क्योंकि हमने यहाँ पे लेस देन लिया। और अगर हम 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो इक्वल भी लगा सकते हैं कि जब तक हमारा आई लेस देन इक्वल 10 है तो ये प्रिंट करता रहे, ठीक है जी। तो व्हाइल लूप ये हो गया व्हाइल लूप। सेम चीज को हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, जनरली हम यही यूज करते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर,
ठीक है, तो हमारा सेम काम यहाँ से इससे भी हो जाएगा। सेम चीज अब हम क्या करते हैं, डू वाइल लूप से करते हैं। तो इसी को अगर मैं उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। डू वाइल में क्या होगा कि हमारा पहले वाइल की जगह यहाँ पे आ जाएगा डू, इसको उठा करके मैं रख देता हूँ यहाँ पे लास्ट में और यहाँ पे आ जाएगा डू सिंपल। ठीक है जी, और यहाँ पे सेमीकोलन लग जाएगा। तो इसमें भी सेम हमारा लूप काम करेगा, लेकिन इसमें डू पहले आया। दैट मीन्स कि अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स भी होगी किसी वजह से, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 100 ले लिया, ठीक है, अब हम चला के देखते हैं तो यहाँ पे एक बार ये प्रिंट हुआ। दैट मीन्स कि डू तो चलेगा ही चलेगा एक ना एक बार, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं आई की वैल्यू क्या है 100, यहाँ पे आया डू, यानी कि इसने एक बार प्रिंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आया वाइल, ठीक है, आई प्लस प्लस हुआ, वाइल यहाँ पे चेक किया क्या आई की वैल्यू 10 से छोटी है, नहीं आई तो ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको ठीक ठाक बना दें कंडीशन को कि हाँ आई की वैल्यू छोटी है 10 से, तो ये आगे लूप कंटिन्यू करेगा, डू का जो स्टेटमेंट है यहाँ से यहाँ तक की एग्जीक्यूट कर देगा। तो ऐसे लूप चलता रहेगा। ठीक है जी, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलता है फॉर लूप। तो वाइल और डू वाइल में हमें ये जो कंडीशंस है, कंडीशन और इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन, ये तीनों अलग अलग जगह पे लिखनी पड़ती है। और फोर में हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। फोर में हमारे जो भी हम काम करेंगे वो सब कुछ एक ही जगह पे कर देंगे। तो इनिशियलाइजेशन कोमा सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशन कॉलन सेमीकोलन, फिर अपडेशन। ठीक है जी, अपडेशन या इंक्रीमेंटेशन एक ही बात है। तो इनिशियलाइजेशन कैसे करना है, लेट आई इक्वल्स 0, 0 से लेकर के चल देता है। यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी है आई इज लेस देन 10, और यहाँ पे अपडेशन आई प्लस प्लस। सेम चीज हम यहाँ पे कंसोल लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई। ठीक है जी, सॉरी। सो यहाँ पे हमारा 0 से लेकर के 9 तक, अगर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो 9 तक भी 9 तक चलेगा, और यहाँ पे इक्वल लिख देंगे 1 से लेकर 10 तक। ठीक है जी, तो इस टाइप से हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि नम, लेट नम। अगर हमें कोई किसी मान लीजिए 4 का टेबल प्रिंट करना है, तो यहाँ पे हम आई इंटू 4 कर सकते हैं, इंटू नम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 4 का टेबल ऐसे मिल जाएगा, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8 एंड अप टू 40। ठीक है जी, तो ऐसे करके हम कोई एक टेबल भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो काफी काम आ सकते हैं यहाँ पे, लूपिंग काफी काम आने वाली भी है। गेमिंग में खास करके बहुत काम आती है, जब हमारा एक लूप चलता है कंटिन्यूसली किसी भी चीज का, चाहे वो बैकग्राउंड मूव हो रहा हो या फिर कोई भी प्लेयर मूव हो रहा हो, तो वहाँ पे लूप चलता रहता है। तो लूपिंग काफी काम आने वाली है। ओके जी, तो यहाँ पे लूप हमारे बेसिक लूप्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद कुछ एडवांस लूप्स भी होते हैं जो हमारे एरे के साथ काम आते हैं, जैसे फॉर ईच लूप हो गया। ठीक है, काफी सारे एडवांस लूप है जो हम एडवांस क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है हमारा स्ट्रिंग और उसके कुछ मेथड्स। तो स्ट्रिंग को हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को बनाते कैसे, स्ट्रिंग होती क्या है, स्ट्रिंग को कैसे बनाते हैं, लिटरल्स के थ्रू कैसे बनाते हैं और न्यू कीवर्ड्स के थ्रू कैसे बनाते हैं। उसके बाद डिफरेंट वेज टू ऐड टू और मोर स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग्स को कैसे कॉन्कैट किया जाता है, मीन्स जोड़ा जाता है, उसको प्लस ऑपरेटर के साथ कैसे जोड़ा जाता है और बैकटिक्स के साथ कैसे जोड़ा जाता है, जिसको हम टेम्पलेट लिटरल या इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद उसके कुछ मेथड्स हम देखेंगे जो कि मेन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वापस से अब हम अपने जिस कोड में आ गए, यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रिंग एंड इट्स मेथड्स। ठीक है, तो स्ट्रिंग बनाने के लिए शुरू में हमने देखा था यहाँ पे लेट नेम इक्वल्स, अगर मैंने यहाँ पे क्या करा, तो इसका अगर हम टाइप देखते हैं कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ऑपरेटर लगा देते हैं नेम। यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, तो स्ट्रिंग तो हम बना दिए ऐसे करके, और ऐसे ही हम क्या बना सकते हैं स्ट्रिंग को, इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग बाय लिटरल।
लिटरली हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सेम चीज, लेट लास्ट नेम इक्वल्स न्यू स्ट्रिंग, ये हम ऑब्जेक्ट के थ्रू बना रहे हैं, हम इस न्यू कीवर्ड के थ्रू, और यहाँ पे मैं लिखते हैं तो, ठीक है जी। तो इसका हम टाइप देखते हैं क्या दिखाएगा ये, ऑब्जेक्ट। तो इसने इसका टाइप दिखाया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने लिटरल के थ्रू बनाया तो इसका टाइप इसने दिखाया स्ट्रिंग, इसने दिखाया ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वाले का, ठीक है जी। तो हम ऐसे बाय लिटरल भी बना सकते हैं और बाय न्यू कीवर्ड, ठीक है। तो दो तरीके हैं, हम इसको प्रेफर नहीं करते बनाना, हम ज्यादातर इसी को करते हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसको यहाँ पे कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो वेरिएबल बना लेते हैं, इसको मैं इसके बाद ही रख लेता हूँ, इसको पहले भी रख देता हूँ, बाद में हम इसको यूज कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसको पेस्ट करके, तो यहाँ पे हम दो वेरिएबल लेने वाले हैं, फर्स्ट नेम और एक ले लेते हैं हम सेकंड नेम या लास्ट नेम, ठीक है। तो ठीक है जी। तो फर्स्ट नेम हो गया हमारा गगन और लास्ट नेम हो गया हमारा दोरिया। इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहता हूँ एक साथ, तो पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फर्स्ट नेम, ठीक है जी। ऐसे ही मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा console.log लास्ट नेम, ये अलग अलग लाइन में आएगा, मैं चाहता हूँ कि एक ही लाइन में, तो एक लाइन में लाने के लिए मैं अगर इसको यहाँ पे सिंपली रख दूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर मिलेगा। क्या एरर दिखाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इस नाम की कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे नहीं है। तो हम इन दोनों को जोड़ने के लिए हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, कॉनकैट फंक्शन को यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट नेम डॉट कॉनकैट लास्ट नेम, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम को कॉनकैट कर देगा, कॉनकैट यानी कि जोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें अब स्पेस भी डाल सकते हैं, स्पेस डालने के लिए अभी बताता हूँ कैसे डालेंगे। तो फर्स्ट नेम के साथ लास्ट नेम जुड़ गया, तो ये तो हो गया हमारा कॉनकैट मेथड, कॉनकैट फंक्शन, कॉनकैट मेथड। उसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस से भी कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। सेकंड मेथड है, इसको प्लस हम यहाँ पे लगाते हैं, तो प्लस ऑपरेटर के थ्रू भी हमारा ये कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसके साथ हम अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग जोड़ना चाहे, जैसे कि थर्ड स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे जोड़ दी इसके साथ एक एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा इसके साथ। तो फर्स्ट नेम के साथ हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग जोड़ी, अब ये एक पूरी स्ट्रिंग बन गई, उसके साथ हमने यहाँ पे लास्ट नेम जोड़ दिया, ठीक है। ओके, तो इसका काफी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, लेट ए इक्वल्स 20 और लेट बी इक्वल्स 30, और यहाँ पे हम कई बार ऐसे कर रहे होते हैं, कंसोल डॉट लॉग ए प्लस बी, तो यहाँ पे तो ये एज अ ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर काम करेगा और ये इसको 50 कर देगा। लेकिन अगर हमने इसको स्ट्रिंग में ले लिया, कई बार हमारे पास वैल्यू जो होती है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाती है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसको 20 30 एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा और यहाँ पे इसको कॉन्कैट कर देगा, ठीक है। तो ऐसा इसका ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए, तो नेक्स्ट चीज है इसके अंदर, अब हमारा कॉन्कैट हो गया सब स्ट्रिंग। अच्छा, इससे पहले हम बता देते हैं लेंथ, अगर हमें किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी हो, तो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे निकाल देते हैं लेंथ, console डॉट लॉग लेंथ। फिलहाल हम देखते हैं दूसरा मेथड स्ट्रिंग का कॉन्कैट करने का। तो फर्स्ट मेथड है कॉन्कैट करने का ये वाला, दूसरा है हमारा फर्स्ट नेम प्लस लास्ट, ये हो गया हमारा प्लस ऑपरेटर।
प्लस ऑपरेटर के थ्रू। और थर्ड है हमारा इंटरपोलेशन, मीन्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैकट्रिक का यूज करते हैं। बैकटिक क्या चीज होता है, बैकटिक हमारा इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे हम बैकटिक का यूज करते हैं। बैकटिक हमारा टैब के ऊपर एक की होता है, ठीक है, इसको हम सिंपल दबाएंगे तो हमारा बैकटिक आ जाएगा। ये एपोस्ट्रोफी नहीं है, ये एल के जो हमारा एंटर के बराबर है वो नहीं है, ये हमारा टैब के ऊपर वाला बैकटिक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं साथ ही साथ, जैसे कि माई नेम इज, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट और फर्स्ट नेम, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हम कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नाम लिख करके इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो माई नेम इज मैंने खुद से लिखा और यहाँ पे ये वेरिएबल से आ गया। सेकंड वेरिएबल अगर हमें प्रिंट करना है तो हम ऐसे ही इसको कोमा करके यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, डॉलर लास्ट, ठीक है जी। तो ये काफी फ्लेक्सिबल है करने के लिए, स्पेस हम कितना भी स्पेस वगैरह कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर, तो काफी फ्लेक्सिबल रहता है, बजाय कि हम कॉनकैट या फंक्शन या फिर प्लस का यूज करें तो ज्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन हम कोई भी एक्सप्रेशन भी डाल सकते हैं, 5+4, तो ये भी हमें यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दे देगा, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही यूज होगा। तो इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन, जब हम किसी स्ट्रिंग के अंदर किसी वेरिएबल को घुसा करके इसको प्रिंट कराते हैं तो इसको इंटरपोलेशन भी बोलता है और इसको टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं हमने लेंथ। लेंथ क्या काम करता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो इसको मैं पहले कट करके यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट के अंदर जितनी भी लेंथ है इसकी लेंथ निकाल के चेक करते हैं। तो console.log करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम डॉट लेंथ, लेंथ में हमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, सिंपली बिना कर्ली ब्रैकेट के यूज हो जाएगा। तो इसने हमें बताया यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी है, मीन्स 0 1 2 3, मीन्स इसके अंदर कितने कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, वो एक्चुअल बता देगा, ठीक है। और सेम अगर मैं लास्ट नेम का देखना चाहूँ तो यहाँ पे बताएगा कि इसके अंदर 8 कैरेक्टर्स है। अगर मैं स्पेस प्रोवाइड करा देता हूँ तो भी ये उसको भी काउंट करता है, ठीक है। स्पेस इज ऑल्सो ए कैरेक्टर। उसके बाद हम चेक करते हैं यहाँ पे, लेंथ हमारा हो गया, कॉन्केट हो गया, सब स्ट्रिंग। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस इसको मैं एक ही के अंदर लिख देता हूँ, कट करके यहाँ पे पूरा एज इट इज, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इंदौरिया निकालना है खाली, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले काउंट करना पड़ेगा कि ये आ कहाँ से रहा है, तो कितना कितने कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 सॉरी 0 1 2 3 4 5, तो हमारे 5 से लेकर के लास्ट तक हमें ये चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, console.log फर्स्ट नेम डॉट सब str, सब str यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ 5। इसके बाद मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, पूरा का पूरा जहाँ से मेरा मैच हुआ उसके बाद से हमारा है सारा का सारा लास्ट तक मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यहाँ पे IND आए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 5 6 7 8, तो अगर मैं यहाँ पे 2 नंबर पास कर देता हूँ तो ये क्या करेगा मुझे, सो बेसिकली ये क्या करेगा, हमारा हमें चाहिए कि यहाँ पे 5 से लेकर के 5 6 7 8, तो यहाँ पे मुझे 3 पास करना है, तो इसमें मुझे क्या करना है कि फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेगा ये और कितने कैरेक्टर्स उसके बाद मुझे चाहिए। तो मैं अगर 3 डाल दूंगा तो 3 कैरेक्टर आएंगे, उसके बाद 4 कैरेक्टर आएंगे तो 4 आ जाएंगे, ठीक है। IND मैंने यहाँ पे 4 पास किया, तो सब स्ट्रिंग का ये है। लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक और फंक्शन है, सब स्ट्रिंग, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग क्या काम करता है, ये हमें बीच के कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं 5 प्रोवाइड करता हूँ, उसको 5 पास करता हूँ
तो यहाँ पे हमें 5 के बाद लास्ट तक हमें यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5 से चाहता हूँ कि 8 के बीच के कैरेक्टर्स मिले तो IND, ठीक है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, 5, 6 कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, 9 कैरेक्टर और 10 कैरेक्टर, ठीक है। तो 10 भी इंक्लूड हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ तक का इसको इतना हमें सब स्ट्रिंग इसने रिटर्न कर दिया। उसके अलावा इसके बाद क्या है, हमारा सब स्ट्रिंग हो गया स्प्लिट। स्प्लिट क्या काम करता है, मान लीजिए यहाँ पे हम इन दो कैरेक्टर्स को स्प्लिट करना चाहते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कोई कोमा है यहाँ पे, और कोमा से हम क्या करना चाहते हैं, इन दोनों को स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट नेम डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट के अंदर हम पास करते हैं कि हम किस चीज से इसको स्प्लिट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर उसको पास कराते हैं, हमें इसको कोमा से स्प्लिट कराना है। जैसे हम इसको स्प्लिट कराएंगे तो ये हमें क्या करता है, उसकी दो एरे बना करके दे देगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही है। अगर हम 3 प्रोवाइड करते हैं स्क्रिप्ट, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 स्ट्रिंग लिखे हैं जिनके बीच में कैरेक्टर, तो हमने यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हैं जिनके बाद हमें यहाँ पे कोमा मिल रहा है। तो इसको अगर हम स्प्लिट करते हैं कोमा से, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 3 वैल्यूज मिल जाएंगी एज अ एरे। इन एरे को बाद में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 0 अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो हमें सिर्फ फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे हम 1 अगर प्रोवाइड करते हैं तो डोरिया, और अगर हम 2 प्रोवाइड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्प्लिट फंक्शन हमें क्या करता है, जो भी जिससे भी स्प्लिट करने के बाद ये हमें क्या करता है, एरे प्रोवाइड करता है उन स्प्लिटेड वैल्यूज। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे कोमा से ही करें, हम यहाँ पे स्पेस भी प्रोवाइड करा सकते हैं। हमें जितने जितने कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस है उनको ही स्प्लिट करके हमें दे दे, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोई कैरेक्टर पास कराना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये आई से स्प्लिट हो जाए, तो आई इसके अंदर यहाँ पे गगन इंदौरिया और यहाँ पे एक ही आई आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे स्मॉल आई से प्रिंट स्प्लिट हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। तो जहां जहां इसको स्मॉल आई मिलेगा वहां से ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है जी, उतने टाइम। ओके जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर है रिप्लेस। अब हमने यहाँ पे गगन इंदौरिया जावास्क्रिप्ट लिख दिया, लेकिन हम यहाँ पे गीकी गगन लिखना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, console.log फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में हमें 2 स्ट्रिंग प्रोवाइड करानी पड़ती है, एक तो वो जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं और एक वो जिसके थ्रू जिसके जिसके प्लेस पे हम जो चीज रिप्लेस करना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि गगन, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ये मेरा चैनल है, अगर आप इस वीडियो को कहीं और देख रहे हैं शेयर करके। ओके, तो यहाँ पे हमारा इनिशियली था गगन इंदौरिया एंड जावास्क्रिप्ट, तो इसको हमने जावास्क्रिप्ट को चेंज कर दिया यहाँ पे गीकी गगन से। तो इसने इस स्ट्रिंग के अंदर ढूंढा जावास्क्रिप्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, और इसने इसको रिप्लेस कर दिया। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ, इस पूरे कोड को मैंने कमेंट करके पुश कर रहा हूँ इसको, ताकि आप लोगों को इजी हो जाए पुश करना भी दिखा देता हूँ मैं कैसे करते हैं। हम यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं git start स्टेटस चेक करते हैं, हमें मिल रही है एक फाइल है जिसमें चेंज हुआ है git add dot git commit ism, कोई मैसेज प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पे part 2 git push origin master। तो जैसे ये पुश हो जाता है यहाँ पे आपको गिटहब की रेपोजिटरी में ये सारा कोड आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये थे हमारी आज की क्लास
जिसमें हमने काफी सारी चीजें सीखी बेसिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसके आगे के पार्ट, जिसमें होगा एरे, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग्स वगैरह। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो मैंने अभी पुश किया है वो आपको यहाँ पे dex.html में ऐसा पार्ट 2 मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी कोड है यहाँ पे आपको सारा का सारा कोड मिल जाएगा। ओके जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, and please like this video and share with your friends. Goodbye. Have a nice day.